शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। मेरे साथ एक अजीब घटना घट रहा। उस सेंटर पर जाते हैं पढ़ाने के लिए, गला पूरा फंस जाता है। अभी वो 1 घंटा ही पढ़ा है, इतना फंसा हुआ था। अब हम इस क्लास में भी डर डर के आ रहे हैं कि आवाज पता नहीं निकलेगा कि नहीं। आए देखिए ठीक हो गया। चलिए आ जाइए तो बायोलॉजी वाला मूड में। आ गए। अब ध्यान दीजिए। 101 को 100 क्वेश्चन कर लिए थे ना। 101 वाला क्वेश्चन पर आइए। यहां प्रश्न ये है कि डीएनए का द्विहेलिक्स प्रारूप, द्विहेलिक्स प्रारूप को आप डबल हेलिक्स डबल हेलिक्स संरचना भी कह सकते हैं, डबल हेलिक्स संरचना भी कह सकते हैं। द्वि हेलिक्स मतलब डबल हेलिक्स। दोस्तों, इससे पहले आप जान चुके हैं कि कोशिका बनने के लिए, एक कोशिका के निर्माण के लिए, एक कोशिका के निर्माण के लिए प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना, जल, कई तरह के पदार्थों की जरूरत होती है। कई तरह के पदार्थों। तो कोशिका प्रोटीन, बस ये लिखने के लिए नहीं लिखा रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या लिखिएगा है? 100 क्वेश्चन याद कर लिए है ना। आइए समझाने के लिए लिखे हैं, ठीक है ना। ये इसमें ऐसा कुछ नहीं कि इसको आप लिखिएगा। क्या लिखिएगा? तो कोशिका बनने के लिए प्रोटीन चाहिए, वसा चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, जल चाहिए। उसी तरह इन्हीं सब पदार्थों के तरह कोशिका के निर्माण में एक और महत्वपूर्ण पदार्थ भाग लेते हैं, वो है। तो न्यूक्लिक एसिड भी प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट के तरह एक बायोमोलिक्यूल्स है जो कोशिका निर्माण के लिए जरूरी है। और न्यूक्लिक एसिड 2 प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। तो डीएनए आरएनए क्या है? न्यूक्लिक न्यूक्लिक अम्ल क्या है? तो ये भी एक जैव अणु है जो जीवित कोशिकाओं को बनाने में भाग लेता है। अब ये जो डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक एसिड है, तो डीएनए की संरचना डबल हेलिक्स के समान होती है। डीएनए की संरचना डबल हेलिक्स के समान होती है, सिंगल हेलिक्स। और जबकि जबकि आरएनए की संरचना जबकि आरएनए की संरचना सिंगल हेलिक्स के समान होती है। डीएनए अणु की संरचना डबल हेलिक्स के तरह कुछ इस तरह, और आरएनए की संरचना, तो आरएनए में कितनों हेलिक्स, डीएनए में, तो डीएनए की संरचना डबल हेलिक्स के तरह होती है। ये सबसे पहले कौन बताया? वाटसन एवं क्रिक ने। अब बाकी इससे पहले हम जान चुके हैं कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। इसी डीएनए का हिस्सा है जीन। इसी डीएनए का हिस्सा है जीन। डीएनए के क्रियात्मक खंड को ही क्या कहते हैं?
जीन कहते हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को ही क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। तो जीन आनुवंशिक इकाई है और डीएनए आनुवंशिक पदार्थ। जीन आनुवंशिक इकाई है और डीएनए आनुवंशिक। और डीएनए की संरचना कैसी होती है और ये संरचना पहली बार किसने बताया? नेक्स्ट, जीव द्रव। जीव द्रव तो समझ गए हैं कि कोशिका के कोशिका झिल्ली के भीतर जो कुछ भी है वो सम्मिलित रूप से। तो जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है, ये किसने कहा है? हक्सले। हक्सले ने कहा है। क्यों? तो ध्यान दीजिए, एक कोशिका का जीव द्रव सूख गया तो कोशिका मर गया। अजीब द्रव है तो कोशिका जीवित है कि कोशिका मृत है, यह पता लगाया जा सकता किससे? अगर जीव द्रव पूरी तरह से भरा हुआ है तो समझिए कोशिका जीवित है, वो अपना काम। अगर जीव द्रव सूख गया तो समझिए कोशिका मर गया। अब कोशिका ही मर जाएगा तो निश्चित तौर पर जीवन का विकास हो पाएगा नहीं। तो जीवन की सजीव की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका है। और अगर कोशिका की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई की हम बात करें तो वो जीव द्रव होगा। और इसलिए जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है। ये कथन किसने कहा है? हक्सले ने कहा। यह कथन किसने कहा है? नेक्स्ट, जीव द्रव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम पहली बार जीव द्रव को खोजा भी कौन? पहली बार जीव द्रव को खोजा भी कौन? और पुरकिंजे ने ही जीव द्रव का नामकरण किया। पुरकिंजे ने ही जीव द्रव का नामकरण किया। खोजा भी कौन और नाम भी कौन रखा? क्लियर? नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होते हैं। और आप जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका किसमें है? प्रोकैरियोटिक कोशिका जीवाणु में है, नील हरित शैवाल में है, एक्टिनोमाइसीटीज में है। तो जितने भी प्रोकैरियोटिक कोशिका से बने सजीव हैं उन सजीवों में 70 एस राइबोसोम के अतिरिक्त कुछ भी नहीं पाए जाते, केंद्रक भी नहीं पाए जाते। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी बलन, और इसकी चर्चा हम कल भी किए थे। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी बलन क्या कहलाता है? क्रिस्टी कहलाता है। कोशिका भित्ति, जबकि कोशिका झिल्ली अर्ध पारगम होता है और कोशिका भित्ति। अब कोशिका भित्ति पारगम होता है, इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि कोशिका भित्ति आने जाने वाले पदार्थ पर कोई नियंत्रण, कोशिका भित्ति से होकर आने वाले जाने वाले पदार्थों पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। कोई नियंत्रण। लाइसोसोम क्या कार्य करते हैं? अंतःकोशिकीय प्रोटीन संश्लेषण का काम राइबोसोम करता है। प्रोसेसिंग पैकेजिंग का काम गोल्जी वसा संश्लेषण का काम स्मूथ इंडोप्लाज्मिक। लाइसोसोम का कार्य क्या है? अंतःकोशिकीय पाचन। प्रोटीन संश्लेषण का काम राइबोसोम, प्रोसेसिंग और पैकेजिंग का काम वसा संश्लेषण का काम स्मूथ इंडोप्लाज्मिक। कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है?
प्रोग्राम्ड सेल डेथ, प्रोग्राम्ड सेल डेथ। अब समझिएगा क्या है दोस्तों। कभी 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 हमारे शरीर में, कभी कभी हमारे शरीर में एक ऐसी स्थिति बनती है कि जब शरीर में ऐसे कोशिकाएं बनने लगते हैं जिसकी आवश्यकता शरीर को नहीं। कभी कभी किसी कारणवश हमारे शरीर में कुछ ऐसे कोशिकाओं का निर्माण होना शुरू हो जाता है जिसकी जरूरत हमारे शरीर को, और ऐसे अनचाहे कोशिका जब निर्मित होने लगते हैं तो उसके कारण वे कोशिकाओं के कार्यों में व्यवधान होता है जो कोशिका हमारे कार्य के हैं। और ऐसी स्थिति जब शरीर में उत्पन्न होती है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? कैंसर कहते हैं, जो शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। कैंसर में यही होता है कि शरीर में ऐसे कोशिकाएं बनना चालू होता है जिसका कोई काम, और उसके कारण वैसे कोशिकाओं के कार्यों में व्यवधान होने लगता है जो सच में शरीर के लिए क्या कर रहे हैं? कार्य कर रहे हैं। तो अनचाहे कोशिका का निर्माण होते रहने की स्थिति को क्या कहते हैं? कैंसर। और अगर कैंसर से बचना है तो हमें अनचाहे कोशिका जो शरीर में बन रहे हैं उसे क्या करना पड़ेगा? मारना पड़ेगा। और ऐसे कोशिकाओं को प्रोग्राम करके क्या कर दिया जाता है? मारा जाता है। इसके लिए कई चीजों की सहायता ली जाती है। सबसे आसान तरीका कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में गामा जैसे रेडिएशन या कोई अन्य रेडिएशन को जो अनचाहा कोशिका है उस पर डाला जाता है जिससे वो कोशिकाएं मर जाते हैं और अंततः कैंसर से निजात मिलता है। तो ऐसी स्थिति जब शरीर में कोई ऐसे कोशिकाएं बन गया है जिसकी शरीर को आवश्यकता नहीं है तो उन कोशिकाओं को प्रोग्राम्ड करके मारा जाता है, जिस प्रक्रिया को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? और इस स्थिति का नाम है एपोप्टोसिस। क्या नाम है? प्रोग्राम सेल डेथ का मतलब समझ गए ना कि एक योजना बनाकर अनचाहे सेल को डेथ कर देना, मार देना। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एपोप्टोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? आगे बढ़े। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता? कौन? और इंडोप्लाज्मिक। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका को स्थान देता है। क्या देता है? आप पढ़े होंगे, बताए हुए हैं कि कोशिका में अधिकांश राइबोसोम किसके सतह पर रहते हैं? कोशिका में अधिकांश राइबोसोम किसके सतह पर रहते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सतह पर रहते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सतह पर। नेक्स्ट, निम्न में कौन कोशिकांग डीएनए रखता है? माइटोकॉन्ड्रिया और लबक। माइटोकॉन्ड्रिया और लबक। नहीं तो डीएनए मुख्य रूप से कोशिका के केंद्रक में होते हैं। डीएनए मुख्य रूप से कोशिका के केंद्रक में होते हैं। डीएनए मुख्य रूप से कहां होते हैं? कोशिका के केंद्रक के अलावा डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। और कहां होते हैं? लबक में। माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। और कहां होते हैं? गोल्गी का प्रमुख काम क्या है? स्राव करना, सेक्रेशन करना। किसका स्राव करना? कोशिका के भीतर किसी भी पदार्थ की जरूरत है तो उस पदार्थ का स्रावन होता है। कौन से? क्योंकि गोल्गी बॉडी का एक महत्वपूर्ण काम है पैकेजिंग करके स्टोर रखना। तो गोल्गी बॉडी कोशिका के भीतर भिन्न भिन्न पदार्थों का पैकेजिंग करते हैं
और फिर उसको कोशिका के भीतर स्टोर करते हैं। तो किसी भी पदार्थ का स्राव या सेक्रेशन वहीं होगा जहां वो स्टोर है। और स्टोर है कहां पे? गोल्जी काय में। इसीलिए सबसे प्रमुख स्रावी अंगक कौन है? सबसे प्रमुख स्रावी अंगक कौन है? क्लियर? किसकी उपस्थिति के कारण, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? इसका आंसर ए भी होगा और ए भी होगा और बी भी होगा। तो क्वेश्चन थोड़ा त्रुटिपूर्ण है। क्या है? त्रुटिपूर्ण। हम जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट और कोशिका भित्ति दोनों ही केवल पौधे में पाया जाता है, जंतु में। जबकि कोशिका कला, कला का मतलब झिल्ली, ये कोशिका झिल्ली और केंद्रक है, ये दोनों तो दोनों ही कोशिका में रहते हैं। तो किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट के द्वारा भी हम अंतर कर सकते हैं और कोशिका भित्ति के द्वारा भी अंतर कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों केवल जंतु के कोशिका में पाए जाते हैं, पौधे के कोशिका में। तो थोड़ा क्वेश्चन त्रुटिपूर्ण है। क्वेश्चन त्रुटि, एनी प्रॉब्लम? सबसे पहले यहां पर लिखिए, स्लाइड निम्नलिखित में किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं? तो सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं, इसका पता तब चला जब क्या पेश हुआ? सेल। और इससे पहले भी इस बात का जिक्र किए हुए हैं कि कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया। कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया, लेकिन रॉबर्ट हुक ये बताने में असफल रहे थे कि इसी कोशिका से सजीवों का निर्माण हुआ है। सजीव कोशिका से बने होते हैं, ये बात का पता तो तब चला जब क्या पेश हुआ? और सेल थ्योरी पेश करने वाले थे स्लाइडेन और सेल थ्योरी पेश करने वाले थे स्लाइडेन और स्वान। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि स्लाइडेन और स्वान, स्लाइडेन और स्वान ही सबसे पहले इस अवधारणा को सेल थ्योरी में प्रस्तुत किए कि सभी जीव कोशिका के 80% से भी अधिक के सेल में क्या पाया जाता है? जल। जल, बात समझ रहे हैं ना? हाँ, सजीव के निर्माण के लिए जल बहुत आवश्यक। चाहे आप जंतु की बात कर लीजिए, पौधा की बात कर लीजिए, जंतु पौधा दोनों के शरीर में 60% से ज्यादा हिस्सा किसका है? जल का। पौधे के शरीर में तो जल की मात्रा जंतु से ज्यादा होती है। शरीर के अंदर जो भी प्रक्रियाएं होगी वो किसकी उपस्थिति में? जल। जल इतना महत्वपूर्ण है कि अगर सेकेंड के लिए भी शरीर में जल की मात्रा संतुलित मात्रा से कम हुआ तो शरीर मर जाएगा। जंतु का शरीर ब्लड का कमी झेल सकता है, लेकिन जल का कमी नहीं झेल पाएगा। इसके कई उदाहरण आपके सामने आए होंगे कि डॉक्टर को जब लगता है कि ब्लड घटना है तो आराम से कहता है कि व्यवस्था करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डॉक्टर को यह शंका हो गया कि जल की कमी है, बिना पूछे वो जलचर होने लगेगा, तब कहेगा जाके इसको बुला के लाइए किसका आदमी है। तो इतना महत्वपूर्ण है जल। अगर शरीर में क्षण भर के लिए भी जल की कमी हुई तो शरीर तुरंत मृत हो जाएंगे।
क्योंकि शरीर के भीतर जितनी भी प्रक्रियाएं होती है वो जल की उपस्थिति में होती है। शरीर के भीतर पाचन होगा किसकी उपस्थिति में? शरीर के भीतर श्वसन होगा किसकी उपस्थिति में? शरीर के भीतर हानिकारक पदार्थ बाहर निकलेंगे किसके द्वारा? जल के द्वारा। जल नहीं रहेगा तो मूत्र की प्रक्रिया बंद हो जाएगी, शरीर से यूरिया निकलना बंद और शरीर की मृत्यु। तो इसीलिए जब जल की कमी होती है ना, जब जल की कमी होती है तो पाचन, श्वसन, उत्सर्जन सब अचानक रुक जाता है। और इतना चीजें रुक गया तो आदमी बच जाएगा। समझ रहे हैं ना? हाँ। और शरीर कोशिका के बने, शरीर कोशिका 80% जल से बने। जल ही जीवन है। आप पढ़ते होंगे और आज जान भी गए सच में जीवन है। ये नहीं कि जल पिएंगे नहीं तो बचेंगे नहीं, ये अलग बात है कि जल पीना जरूरी है, लेकिन जल नहीं तो पृथ्वी पर जीवन ही नहीं। नेक्स्ट, परासरण की परिभाषा। ओस्मोसिस। परासरण को क्या कहते हैं? तो यहां पर आप परासरण को समझने से पहले विसरण को भी समझ लीजिए। विसरण समझिएगा, परिभाषा तो नोट में दिया होगा, नहीं तो लूसेंट आपके पास है तो उसमें भी दिया हुआ है। अब वहीं से पढ़ के हम बता रहे हैं, इसलिए आप समझिएगा विसरण क्या है। विसरण परिवहन का एक जरिया है। विसरण परिवहन का एक जरिया यानी विसरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा भिन्न भिन्न पदार्थ एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। कैसे पदार्थ? ठोस या गैस, तीनों ही प्रकार के पदार्थ विसरण के द्वारा एक स्थल से दूसरे। परिवहन की ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा विभिन्न पदार्थ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करे तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परिवहन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई भी पदार्थ के कण, कण का मतलब परमाणु, कण का मतलब आप कण कह रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि ढेला सब है। कण का मतलब एकदम परमाणु स्तर का कण। तो परिवहन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें पदार्थ के कण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करे तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अब यहां आप समझे सांद्रता क्या है, इसमें दिक्कत हो सकती है। सांद्रता का मतलब गाढ़ापन। सांद्रता का मतलब गाढ़ापन। जो जितना गाढ़ा है वो समझिए उसकी सांद्रता उतनी ही अधिक है। जल के तुलना में दूध ज्यादा सांद्र है, दूध के तुलना में शहद ज्यादा सांद्र है, शहद के तुलना में अलकतरा ज्यादा सांद्र है, अलकतरा के तुलना में मैग्मा समझते हैं? ज्वालामुखी उद्गार के समय जो ज्वालामुखी उद्गार के समय जो गर्म लावे निकलते हैं उसे क्या कहते हैं? बात समझ गए ना? तो सांद्रता का मतलब गाढ़ापन, यानी उच्च सांद्रता का मतलब ज्यादा गाढ़ा का मतलब जल कम। कोई चीज ज्यादा गाढ़ा है तो इसका मतलब उसमें जल कम है। तो उच्च सांद्रता से तो बात क्लियर होते कि वहां जल की मात्रा कम है, और गाढ़ापन तो अधिक गाढ़ापन वाले क्षेत्र से कम गाढ़ापन वाले क्षेत्र की ओर पदार्थ का गमन करना क्या कहलाते हैं? तो विसरण के द्वारा पदार्थ किधर से किधर जाते हैं, और तब तक जाते हैं जब तक दोनों तरफ की सांद्रता बराबर
न हो जाए, पानी में शहद गिरा दीजिएगा, क्या होगा? विसरण शहद के कण पानी में फैलने लगेंगे, क्योंकि शहद पानी, तो शहद के कण पानी में फैलने लगेंगे, और जब पूरा पानी शहद मिलकर गाढ़ापन एक समान होगा तो विसरण क्या होगा? रुक जाएगा। वेरी गुड, रुक जाएगा। बात समझ गए ना? विसरण समझे? विसरण में कौन से पदार्थ का परिवहन होता है? सीधे बोलिए ना, सब सब। विसरण में परिवहन किस दिशा में होता है? जब दोनों तरफ सांद्रता बराबर होगी तो विसरण होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्लियर? विसरण क्लियर? क्लियर ना है? हम जो सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़े में गैसों का आदान प्रदान विसरण के द्वारा, यानी जहां ऑक्सीजन की सांद्रता कम है तो अधिक सांद्रता वाले जगह से ऑक्सीजन निकलकर निम्न सांद्रता वाले जगह में चला जाता है। मानव के फेफड़े में गैसों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया के जरिए? समझ गए? विसरण समझ गए? अब आइए यहां पर। ओ माय गॉड, अब समझेंगे। परासरण, परासरण, ओस्मोसिस, और ओस्मोसिस द्वारा केवल जल के अणु का क्या होता है? परासरण भी परिवहन की विधि है, लेकिन इस विधि के द्वारा परिवहन केवल और केवल किसका? जल के अतिरिक्त परासरण के द्वारा किसी का परिवहन नहीं होता है। परिवहन की ऐसी विधि जिसमें जल के अणु निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन करे, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन करे, उसे हम क्या कहते हैं? लेकिन परासरण के लिए बीच में क्या होना जरूरी है? क्या होना जरूरी है? अर्ध पारगम। क्योंकि अर्ध पारगम झिल्ली नहीं लगाइएगा तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता के तरफ विसरण होने लगेगा, परासरण। तो परिवहन की ऐसी विधि जिसमें किसके अणु निम्न सांद्रता से, यानी कम गाढ़ापन वाले क्षेत्र से अधिक गाढ़ापन वाले के तरफ गमन करे, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? अब देखिए, विसरण भी लिख देते हैं क्योंकि गड़बड़ा जाना जाए। अभी तुरंत आप विसरण समझे। विसरण के द्वारा परिवहन होता है सभी पदार्थ का, और विसरण के द्वारा परिवहन होता है उच्च सांद्रता से। तो विसरण के द्वारा परिवहन होता सभी पदार्थ का उच्च सांद्रता से। अब परासरण के द्वारा परिवहन होता है केवल जल के, अब वो भी निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता के। लेकिन परासरण के लिए जरूरी है क्या? परासरण के लिए जरूरी है क्या? अर्ध पारगम झिल्ली के बगैर परासरण। अब कहिए, अर्ध पारगम झिल्ली हटा देंगे, शुरू हो जाएगा क्या? विसरण उच्च सांद्रता से। क्लियर? अब ध्यान दीजिए, परासरण से केवल इधर उधर करते कौन? तो परासरण का एक परिभाषा समझ गए। अब आपको बताएं कि निम्न सांद्रता का मतलब कम गाढ़ापन। कम गाढ़ापन। अब कोई पदार्थ कम गाढ़ा है तो इसका मतलब है कि उसमें जल क्या है? अधिक है। निम्न सांद्रता का मतलब निम्न गाढ़ापन। और कोई पदार्थ कम गाढ़ा है तो मतलब उसमें जल। और उच्च सांद्रता का मतलब अधिक गाढ़ा। उच्च सांद्रता का मतलब अधिक गाढ़ा।
और कोई पदार्थ अधिक गाढ़ा है तो इसका मतलब जल की मात्रा कम है, जल की मात्रा। तो परासरण ऐसी विधि है जिसमें जल के अणु अपने अधिक वाले क्षेत्र से अपने कम वाले क्षेत्र में प्रवेश करते और तब तक प्रवेश करते जब तक दोनों तरफ जल की मात्रा बराबर। समझ गए ना? तो परासरण को कितने तरह से परिभाषित कर सकते हैं? दो तरह से। परासरण को कितने तरह परिभाषित कर सकते हैं? परासरण ऐसी विधि है जिसमें जल के अणु निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता के तरफ गमन करते हैं, या परासरण ऐसी विधि है जिसमें जल के अणु जल के अधिक वाले क्षेत्र से जल के जहां निम्न सांद्रता है समझिए वहां जल अधिक है। निम्न सांद्रता मतलब निम्न गाढ़ा और कम गाढ़ा तो जल अधिक, अधिक गाढ़ा तो मतलब। समझे? समझे? परासरण की उपयोगिता ज्यादातर पौधों में है, अब विसरण की उपयोगिता ज्यादातर जंतु में है। दोनों के शरीर में भिन्न भिन्न जगह पर विसरण परासरण होता है, लेकिन विसरण के द्वारा परिवहन अधिकांशतः कहां होता है? जंतु के शरीर में। अब परासरण की उपयोगिता ज्यादातर किसके लिए है? पौधे के लिए है, क्योंकि पौधा जितना जल का इस्तेमाल करते हैं उतना जंतु नहीं करते हैं। बात समझे? असमझे तो प्रश्न का उत्तर बताइए क्या होगा? कुलदीप गुप्ता। फ्लिपकार्ट पर बुक, फिर रोशन सर बुक लॉन्च कर दिया, सब पागल के तरह घूम रहा। अरे जिनको जरूरी है बुक, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो बुक पढ़ लेगा तो नौकरी हो ही जाएगा। सच्चाई बता रहे। वैसे बुक में मेरा भी योगदान है, चाहते तो आपको बोलते कि नहीं भाई सबके लिए खरीदना जरूरी है, लेकिन हम ऐसा मत नहीं बोल रहे। देखिए विद्यार्थी हर तरह का है जी, तो हर तरह के विद्यार्थी के लिए हर तरह का प्रोडक्ट। बात समझे ना? तो किताब नहीं मिल रहा है जिनको, तो कुछ दिन वेट कर लीजिए, मिलेगा। और नहीं मिल रहा है तो कोई अमृत नहीं है कि बाप रे बाप ज्वाइनिंग कि किताब नहीं मिला तो ज्वाइनिंग लेटर छूट जाएगा, ऐसा कुछ भी। हाँ, किताब मिलेगा, जिनको नहीं मिला कुछ दिन में आ जाएगा, धरफराना नहीं। बात समझ गए ना? और सेट मारिए कि टेस्ट मारिए, नियम बताए थे ना, उस नियम पर अगर क्षमता है, वो नियम बहुत हार्ड है। कभी कभी विद्यार्थी की सर बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड, क्या करें? कुछ नहीं करे, तैयारी छोड़ दीजिए। अब खुद जानते हैं कि दरोगा जैसी नौकरी है, पद कम है, विद्यार्थी ज्यादा है, तो वो तो कठिन होगा ही होगा। इसमें बताने की क्या जरूरी कि यह कठिन है? उत्तर क्या होगा? अर्ध पारगम झिल्ली या कला से होकर, कला में होकर कम से अधिक सांद्रता की ओर विलायक अर्थात क्या कहलाता है? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़े। अत्यधिक अधिक लवण वाले बिलियन में एक कोशिका को रखने पर वो सिकुड़ जाती। क्यों? अभी तुरंत समझेंगे। अधिक लवण का मतलब नमक, जैसे नमक सबसे बेहतर लवण है कि नहीं? अब इसको समझिए कि एक बर्तन है, एक बर्तन है और उसमें अधिक लवण है। समझिएगा, अधिक लवण है। अब अधिक लवण है तो निश्चित तौर पर इसकी क्या होगी? उच्च सांद्रता होगी कि नहीं होगी? लवण अधिक है, लवण अधिक है तो पानी, और लवण अधिक है तो गाढ़ापन भी
गाढ़ापन अधिक होगा तो अब कारक किसमें एक कोशिका को डाल दिया गया है, तो हमने अधिक लवण वाले कोशिका में, अधिक लवण वाले विलयन में कोशिका को डाल दिया। अब अगर अधिक लवण वाला विलयन की सांद्रता उच्च है तो कोशिका के भीतर भी क्या मौजूद है, कोशिका तरफ, कोशिका के भीतर भी क्या मौजूद है, और कोशिका द्रव में 80% क्या है, जल है। तो इसकी सांद्रता क्या हो जाएगी, हो जाएगी अधिक लवण वाले विलयन में अब क्या डाले हैं, कोशिका को, तो इसका मतलब कोशिका की कोशिका द्रव की सांद्रता, क्योंकि बाहर सांद्रता उच्च है तो भीतर क्या होगा, क्लियर। और आप जानते हैं कि कोशिका का सबसे बाहरी घेरा क्या होता है, कोशिका और कोशिका झिल्ली क्या होता है, अर्ध पारगम। अब यहां पर परासरण की सारी व्यवस्था चालू हो गई है। बाहर सांद्रता क्या है, कोशिका के भीतर कोशिका झिल्ली। तो जैसे ही आप ये काम करेंगे कोशिका के भीतर का जल निकल कर क्या आ जाएगा, बाहर सारा जल आ जाएगा कहां, लवण वाले भाग में, और कोशिका का जल निकलेगा तो कोशिका सिकुड़ जाएगी कोशिका। तो अधिक लवण वाले विलयन में कोशिका को डालने पर कोशिका इसलिए सिकुड़ जाती है कि परासरण के द्वारा कोशिका के कोशिका द्रव का जल बाहर आ जाता है। जल का बाहर आना बाह्य परासरण कहलाएगा, समझे। परासरण बताए ना, वही तो हो रहा है यहां पर। अधिक वाले लवण में कोशिका, अधिक लवण वाले विलयन की सांद्रता, और उसमें डाले कोशिका है तो कोशिका के कोशिका द्रव की सांद्रता, और कोशिका का कोशिका झिल्ली, अब अर्ध पारगम झिल्ली के भीतर सांद्रता, अब बाहर सांद्रता। तो परासरण होगा कि नहीं होगा, परासरण में जल निम्न सांद्रता से, तो जल बाहर निकलेगा तो कोशिका फूलेगा कि सिकुड़ेगा, समझे। उत्तर उत्तर यही न होगा, यही न होगा कि कुछ और होगा, कुछ और नहीं होगा, बस यही होगा। परासरण, चूंकि परासरण के द्वारा कोशिका, सॉरी, परासरण के द्वारा जल कोशिका से बाहर निकल रहे तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, और परासरण के द्वारा जल मान लीजिए कोशिका का अंदर जाता तो उसे क्या कहते हैं, अंतः परासरण। किशमिश फूलता है जल में रखने पर अंतः परासरण के कारण, अंतः परासरण के कारण। एनी प्रॉब्लम, समझ गए। यदि एक कोशिका आकार में न्यूनीकृत होती है तब यह एक, न्यूनीकृत का मतलब सिकुड़ना, न्यूनीकृत का मतलब, देखिए विलयन 3 प्रकार का होता है, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, और तीसरा हाइपरटोनिक। आइसोटोनिक समपरासरी विलयन, हाइपोटोनिक मतलब अल्प परासरी विलयन, और हाइपरटोनिक का मतलब अति परासरी विलयन। सांद्रता के आधार पर विलयन कितने प्रकार के, सांद्रता के आधार पर विलयन कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। सांद्रता के आधार पर विलयन कितने प्रकार के, ऐसा विलयन, ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता
कोशिका द्रव के सांद्रता के बराबर हो उसे हम क्या कहते हैं? समपराशरी विलयन। हम बात कर रहे हैं किसकी? सांद्रता की, जिसका अर्थ होता है गाढ़ा। ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका के कोशिका द्रव के बराबर हो तो उस विलयन को क्या कहते हैं? ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका के कोशिका द्रव में बराबर हो तो उसे क्या कहते हैं? समपराशरी विलयन। क्लियर? अब ऐसा विलयन जिसकी अल्प का मतलब क्या? कम। ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका के कोशिका द्रव से कम हो, जिसकी सांद्रता कोशिका के कोशिका द्रव से कम हो, यानी कोशिका द्रव का अधिक हो, तो उसे हम कौन विलयन कहते हैं? अति का मतलब ज्यादा। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि कैसा विलयन। ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका के कोशिका द्रव से अधिक हो, जिसकी सांद्रता कोशिका के कोशिका द्रव से अधिक हो, उसे क्या कहते हैं? अतिपराशरी विलयन। समझ गए? तो विलयन कितने प्रकार के, किसके आधार पर? वैसे केमिस्ट्री में तो विलयन का पूरा चैप्टर है, लेकिन अगर हम कोशिका के कोशिका द्रव की सांद्रता के आधार पर भिन्न भिन्न विलयनों को बांटे तो कितने प्रकार का विलयन? ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका के कोशिका द्रव के बराबर, उसे क्या कहते हैं? ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका द्रव के सांद्रता से कम हो, उसे क्या कहते हैं? ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका के कोशिका द्रव से अधिक हो, उसे क्या कहते हैं? तो विलयन कितने प्रकार के हैं? क्लियर? समझ गए? अब आइए दोस्तों कि मान लीजिए कि इन तीनों विलयन में कोशिका को डाल देंगे तो क्या क्या होगा? इन तीनों विलयन में कोशिका को डाल देंगे तो क्या क्या होगा? एक बार चेक कर लें। चेक कर लेंगे तो क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। आइए चेक कर लेते हैं। पहला विलयन है आइसोटोनिक, यानी समपराशरी, यानी ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका द्रव की सांद्रता के बराबर हो, कोशिका द्रव की सांद्रता के बराबर हो, उसे क्या कहते हैं? समझे? ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका द्रव के सांद्रता के बराबर हो, उसे हम क्या कहते हैं? समपराशरी विलयन। ओके। अब मान लीजिए कि एक बर्तन है जिसमें है कैसा विलयन? समपराशरी यानी आइसोटोनिक। और इस समपराशरी विलयन में हमने डाल दिया एक कोशिका। क्या डाल दिया? तो जितनी सांद्रता कोशिका के अंदर उतनी सांद्रता कोशिका के दोनों तरफ सांद्रता बराबर है, तो न तो विसरण होगा न ही। तो एक समपराशरी विलयन में कोशिका को डालने पर कोशिका के आकार में कोई परिवर्तन, क्योंकि दोनों तरफ सांद्रता बराबर है, किधर भी उच्च निम्न है, तो अगर दोनों तरफ सांद्रता बराबर हो, ना तो विसरण होने की संभावना है, न ही परासरण होने की संभावना है। तो न तो बाहर का जल अंदर जाएगा, न ही अंदर का जल। इसका मतलब है कि इस विलयन में कोशिका को रखने पर वो जस का तस बना रहेगा। अब यहां से दो क्वेश्चन पूछा जाता है। एक, कोशिका को समपराशरी विलयन में रखने पर कोशिका में क्या परिवर्तन होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा, एक कोशिका को एक ऐसे विलयन में रखा गया है कि कोशिका के आकार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो विलयन कैसा है? एक कोशिका को किसी विलयन में रखने पर कोशिका के आकार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो कोशिका किस विलयन में रखा गया? क्लियर हो गया? समझ गए? समपराशरी विलयन में रखेंगे तो विसरण प्रसरण कुछ भी नहीं होगा, कोशिका के आकार में कोई परिवर्तन। किस विलयन में कोशिका को रखने पर कोशिका के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है?
क्लियर। दूसरा पर आए, दूसरा है अल्प पराशरी बिलियन, यानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका के कोशिका द्रव की सांद्रता से कोशिका के कोशिका द्रव की सांद्रता से कम हो, उसे क्या कहते हैं? अल्प। अल्प का मतलब ये होता है कम। जिस विलयन की सांद्रता कोशिका द्रव से कम हो, उसे क्या कहते हैं? जिस विलयन की सांद्रता कोशिका के कोशिका द्रव से कम हो, उसे क्या कहते हैं? अल्पराश्रयी विलयन। बात समझ गए ना? अब आइए इसमें डुबा देते हैं कोशिका को, देख लेते हैं क्या क्या होगा। अब मान लीजिए कि दोस्तों ये है कौन विलयन, और इसमें डाल दिए हैं तो अल्प पराशरी है। अल्प पराशरी है तो बाहर है सांद्रता कम, यानी क्या? और कोशिका के कोशिका द्रव की सांद्रता है उच्च, सांद्रता है उच्च। क्लियर। अब कोशिका झिल्ली अर्धपारगम होती है, उच्च और निम्न सांद्रता के बीच अर्धपारगम झिल्ली होगा तो क्या होगा? परासरण। अब परासरण के द्वारा जल उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता का मतलब कोशिका से जल क्या होगा? अब कोशिका से जल बाहर आ जाएगा तो कोशिका सिकुड़ जाएगा। समझे? कोशिका सिकुड़ जाएगा। समझे कि नहीं समझे? तो अल्प पराशरी विलयन में रखने पर कोशिका का आकार, अल्प पराशरी विलयन रखने का कोशिका का आकार क्या होगा? या कोशिका का आयतन क्या होगा? घट जाएगा। क्लियर। तो एक कोशिका को अल्प पराशरी विलयन में रखने पर कोशिका का आकार घट जाएगा, या उसका आयतन घट जाएगा, या वो सिकुड़ जाएगा। वो क्या होगा? एनी प्रॉब्लम? नहीं ना, कोई दिक्कत? अब अगला क्या है? अगला क्या है? अति पराशरी विलयन। अब अति पराशरी विलयन जिस विलयन की सांद्रता कोशिका के कोशिका द्रव से क्या हो? कोशिका के कोशिका द्रव से क्या हो? अधिक हो। एक उल्टा बता रहे हैं जी। ओ माय गॉड, अरे परासरण में निम्न से उल्टा बता रहे हैं। सही बात है, उल्टा बता रहे हैं। देखिए परासरण न होगा, सब औका बौका गम बैठल है। परासरण में जल निम्न सांद्रता से, दोस्तों बिल्कुल थोड़ा मिस्टेक हो गया है। परासरण में उच्च नहीं, निम्न से। निम्न है कहो? बाहर में ना जी। निम्न है कहो? बाहर में। निम्न है बाहर में। तो बाहर में है निम्न सांद्रता। तो परासरण की क्या परिभाषा बताए हैं? परासरण की परिभाषा बताए हैं कि जल निम्न से उच्च, विसरण में उच्च से निम्न होता है, परासरण में निम्न से उच्च। तो बाहर का जल कहाँ जाएगा? और इस तरह कोशिका फूल जाएगा, कोशिका फूल जाएगा। क्लियर। तो ध्यान दीजिएगा, अल्प पराशरी विलयन, ध्यान दीजिए, ध्यान दे रहे हैं ना? एक एक चीज को इसलिए बता रहे हैं कि अंततः एक नंबर ही मेरिट से बाहर करता है कि नहीं? पूरा तैयारी हो गया है। अंत में बहुत लड़का अगर मिलते हैं कि एक नंबर से सर नहीं हुआ, एक नंबर से 10-20 हजार का नहीं होता है।
और उसको लगता है कि हम ईट होगा, नहीं हुआ। तो समझिए एक एक बातों को, यही सब बात कभी कभार परीक्षा में पूछ देता है और ठीक से कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने पर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। इसीलिए हर चीज को समझिएगा। तो एक एक कोशिका को अल्प पराशरी विलयन में रखेंगे तो कोशिका क्या होगा, फूल जाएगा। कोशिका क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, क्योंकि बाहर का जल अंदर जाएगा, बाहर का जल अंदर जाएगा, क्योंकि परासरण में जल निम्न से उच्च की हो जाता है। क्लियर, समझ गए। तो सम पराशरी विलयन में रखने पर कोशिका के साथ कुछ भी नहीं होगा। अल्प पराशरी विलयन में कोशिका फूल जाएगा, अल्प पराशरी विलयन में कोशिका फूल जाएगा, अल्प पराशरी विलयन में कोशिका फूल जाएगा। आइए अब किस पर, अब अति पराशरी विलयन में विलयन की सांद्रता अधिक होगा, कोशिका की सांद्रता, कोशिका की सांद्रता, कोशिका की सांद्रता मतलब कोशिका द्रव की सांद्रता कम और बाहर विलयन की सांद्रता उच्च, और बीच में अर्धपारगम झिल्ली है तो वो किसका, बीच में कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली है तो वो किसका कम करेगा, अर्धपारगम झिल्ली का। और उच्च और कम सांद्रता के बीच अर्धपारगम झिल्ली होगा तो क्या होगा, अब परासरण में जल हमेशा निम्न सांद्रता कोशिका के अंदर, निम्न सांद्रता कोशिका के अंदर, और कोशिका का जल हो जाएगा और कोशिका सिकुड़ जाएगा कोशिका। तो अति पराशरी विलयन में रखने पर कोशिका क्या हो जाएगा, अति पराशरी विलयन में कोशिका रखने पर कोशिका क्या होगा। बात समझ गए, समझे कि नहीं समझे। अब आइए क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आकार क्या हो गया, तो अल्प पराशरी विलयन यानी हाइपो, अच्छा, सॉरी, न्यूनीकृत हुआ मतलब हाइपरटोनिक। आयतन बढ़ेगा यानी हाइपोटोनिक। एक लाइन अगर नहीं समझे तो तीनों एक साथ लिख देते हैं। सीधा इस लाइन को क्या करना है, समपराशरी यानी आइसोटोनिक कोशिका के साथ कुछ समपराशरी विलयन में कोशिका को रखने पर कुछ नहीं होगा। क्लियर, क्यों होगा नहीं होगा, छोड़िए, नहीं समझे तो नहीं समझे, कुछ नहीं होगा। अल्प पराशरी विलयन यानी हाइपोटोनिक कोशिका फूल जाएगा यानी उसका आयतन बढ़ जाएगा। क्लियर। तीसरा अति पराशरी विलयन अंग्रेजी में हाइपरटोनिक कोशिका ये 3 लाइन लिख डालिए। समपराशरी विलयन में रखने पर कोशिका के साथ अल्प पराशरी विलयन में कोशिका या कोशिका का आयतन, अति पराशरी विलयन में कोशिका न्यूनीकृत का मतलब क्या, सिकुड़ना यानी अति पराशरी हाइपरटोनिक। क्लियर। चलिए दोस्तों आज के क्लास को यहीं ब्रेक मारते हैं। आगे और बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आगे कोशिका विभाजन है तो आज खत्म कर देंगे ना, तो 2-4 क्वेश्चन ऐसा है जो आपके दिमाग से ऊपर ऊपर चला जाएगा। तो मिलते हैं कल के क्लास में। कल कोशिका को खत्म कर लेते हैं क्या, कि आज खत्म करें, कल करेंगे। मैंने देखिए प्रश्न कम भी है, लेकिन देखिए ना एक प्रश्न कैसे पानी पिला डाला। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल।